हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, कैसे वो बनाई जाती है और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या उपयोग होते हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। आपके पास में क्या होगा, एक सेल होगा, सेल आपने बनाया। अब वो जो सेल आपने बनाया है उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा उसको नापना है। अब सेल के विद्युत वाहक बल को हम किस तरीके से नापें तो याद रखना है, ये मापन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, प्रायोगिक रूप से इसका मापन कर सकते हो और दूसरा विद्युत रासायनिक या गणितीय रूप से कर सकते हो। तो हमें जो पढ़ना है वो पहला पढ़ना है गणितीय रूप से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए हम डैनियल सेल ही बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। उसके अंदर आपने क्या किया है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया। जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया था तो याद होगा, यहां पर आपने जिंक सल्फेट भर दिया था और किस सांद्रता का भरना है, 1 मोलर सांद्रता का भरना है ताकि वो जिंक का इलेक्ट्रोड मानक रहे। और फिर इसमें आपने जिंक की छड़ ही लगा दी थी। ये लीजिए। दूसरा आपने कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया है, कॉपर का। तो इसमें आपने क्या भरना है, कॉपर सल्फेट का विलयन, लेकिन किस सांद्रता का भरना है, 1 मोलर का। और इसमें किसकी रोड लगानी है, कॉपर की रोड लगानी है, जिससे इसमें कॉपर का आयन और सल्फेट आयन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। वोल्ट मीटर लगा करके जोड़ दें। ये आपने क्या लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। क्या बन गया, ये आपके पास एक सेल बन गया है। अब ये जो सेल बना है, इस सेल का विद्युत वाहक बल बता दीजिए कितना होगा। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे बताएंगे, गणितीय रूप से आपको बताना है। किस तरीके से बता देंगे, हम कहेंगे कि हमें पता है सर कि ये आपके पास है सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन क्या सेल मानक है क्या, हाँ मानक है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड भी मानक है, ये इलेक्ट्रोड भी मानक। सांद्रता, अब मानक के लिए आपको याद होना चाहिए, मानक के लिए क्या होता था, मानक के लिए सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलरता होनी चाहिए थी। ताप कितना होना चाहिए था, 298 केल्विन। और दाब कितना होना चाहिए था, 1 बार के बराबर होना चाहिए था। अगर एक एटीएम हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक जो एटीएम है उसमें कितना होता है, लगभग 1.003 बार के लगभग होता है। तो लगभग दोनों बराबर है, इसलिए तो यहाँ पर ताप 298 केल्विन है, दाब वायु का लगा होगा जो कि बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ मानक अवस्था है, दोनों इलेक्ट्रोड मानक है। जब दोनों इलेक्ट्रोड मानक है तो फिर पूरा का पूरा जो सेल बना वो भी कैसा होगा, मानक होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल, लेकिन कौन से वाला, मानक वाला। अब बताओ मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, क्या होता है, तो मैंने आपको सिखा दिया था। अगर आपको सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए तो आपको CA करना पड़ेगा। तो आपको CA करना पड़ेगा। और CA का मतलब क्या था कि आपके पास में क्या होना चाहिए, यहां से जो कैथोड है उस कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव होना चाहिए। और कौन से वाला होना चाहिए, मानक। और आपके पास एनोड है, उस एनोड का विद्युत वाहक, एनोड का विभव होना चाहिए, और वो भी कौन सा, मानक। इसमें से इसको घटा दीजिए तो बताओ सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये लीजिए। अब आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। अब बता दो यहाँ से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो जानते हो आप तो, कॉपर और ये जिंक। कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड विभव आपको पता ही है, कॉपर SHE, और कौन होता है, जिंक। जिंक का कितना होता है, SHE का 0, जिंक का -0.76 वोल्ट, और कॉपर का कितना होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट। अब बता दो इन दोनों में एनोड कौन बनने वाला है, कैथोड कौन सा बनने वाला है। तो हमने सिखाया है आपको पिछली क्लास में, नीचे वाला एनोड ऊपर वाला कैथोड। तो यहाँ से जिंक क्या बनने वाला है, जिंक बनने वाला है एनोड।
पिछली क्लासों में आपको कहीं रटना पड़ा होगा कि ये एनोड वो कैथोड, लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं है। अब तो बस सीधा इस श्रेणी में और इनके विभव पता होने चाहिए, तो सीधा बता दोगे कि ये एनोड और सर ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। और जनरली आपको ये सारे मान आपको दिए जाएंगे किसी भी सवाल के अंदर, ठीक है। ये एनोड और ये क्या बन गया है, ये बन गया है कैथोड। एनोड कौन है, जिंक। बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कौन से वाला, अपचयन वाला, ये होता है -0.76 वोल्ट। और कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर Cu पॉजिटिव टू Cu, कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट। दोनों को यहां पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड। कैथोड कौन है, कैथोड वो रहा, तो कैथोड है आपके पास में कॉपर का Cu पॉजिटिव टू Cu माइनस एनोड, एनोड कौन है, जिंक पॉजिटिव टू से जिंक। सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो है प्लस का 0.34 और माइनस जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पर हो जाएगा 0.34 और माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। और फिर इन दोनों का अगर आप जोड़ देंगे तो बता दीजिएगा सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर 1.1 वोल्ट। इस तरीके से हम गणितीय रूप से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, बशर्त है कि हमें एनोड और कैथोड उन दोनों का इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरीके के सवाल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वो इस तरीके का सेल बना करके दे, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके का सेल बना के नहीं देगा तो आपको क्या दे सकता है, वो देखो इस सेल को देख करके हमने समझा कि ये एनोड और ये क्या बनने वाला है, कैथोड। एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो जिंक जो है वो किस में बदलेगा, जिंक पॉजिटिव 2 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कॉपर Cu पॉजिटिव 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बदलेगा। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो बताओ नेट सेल अभिक्रिया क्या आ जाएगी, नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगी जिंक जो कि ठोस है और कॉपर के आयन जिनकी की सांद्रता कितनी है, 1 मोलरता है। कौन किसमें परिवर्तित हो रहा है, यहां से जो जिंक है वो जिंक परिवर्तित हो रहा है जिंक के आयनों में जिनकी की सांद्रता कितनी है, 1 मोलरता है। और कॉपर किसमें बदल रहा है, कॉपर सॉलिड में, इस तरीके से। तो देखो ये जो हमने इतना बड़ा डायग्राम बनाया था उसकी पूरे का जो सारांश है वो निकल करके ये नेट सेल अभिक्रिया आ गई है। तो कई बार क्या करता है वो आपको ऐसा कोई डायग्राम नहीं देगा, वो सीधा आपको क्या कहेगा, वो सीधा आपके लिए एक समीकरण लिखेगा। ये उसने कहा कि ये नेट समीकरण हो रही है, ये उस वैद्युत रासायनिक सेल में होने वाली नेट सेल अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को देख करके जो सेल बना होगा उस सेल का आप तो विद्युत वाहक बल बता दीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर वो कई बार क्या करेगा, अभिक्रिया भी नहीं देगा, वो कई बार क्या करेगा, सीधा लिखेगा। कैसे लिखेगा, इसको सेल सूत्र के रूप में लिखेगा। अब सेल सूत्र कैसा होता है ये हमने आपको पहले सिखाया है। सेल सूत्र लिखना है तो आपको लोन याद रखना था, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव वाला एनोड लिखना है आपको लेफ्ट साइड में। एनोड पर क्या हो रहा है, तो हो रहा है जिंक जो कि ठोस है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, जिंक पॉजिटिव 2 आयनों में परिवर्तित हो रहा है जिनकी सांद्रता कितनी, 1 मोलरता है। और उधर क्या हो रहा है, उधर कॉपर पॉजिटिव 2 के आयन है जिनकी सांद्रता 1 मोलरता है, जो किसमें बदल रहे हैं, कॉपर सॉलिड में बदल रहे हैं और दोनों आपस में लवण सेतु की सहायता से जुड़े हैं। तो क्या करेगा, वो आपको ऐसा चित्र ना बना करके, ऐसी समीकरण ना दे करके, वो आपको ऐसा भी लिख करके दे सकता है। वो बोलेगा कि ये सेल है आपके पास में भाई, ये सेल है आपके पास में,
ठीक है ना। और ये जो सेल है, इस सेल का आप तो मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करके बता दीजिए। इसके लिए आपको डाटा दे देगा, वो बोलेगा कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है वो है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है आपका +0.34 वोल्ट, और सेल आरेख ये है। तो अब ये जो सेल मैंने बनाया हुआ है, इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस सेल को देख करके समझना है कि ये एनोड, ये कौन सा है, कैथोड। एनोड का भी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, कैथोड का भी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। सेल का निकालना है तो सेल बराबर आपको सीए करना है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड करके निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल यहां पर होंगे। अब मैं एक नया सवाल देता हूं, देखिएगा क्या सवाल है तो सुनना। सवाल है कि आपको एक सेल आरेख दिया जाता है, सेल आरेख दिया जाता है, और उस सेल आरेख की सहायता से आपको सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सेल आरेख क्या है, सेल आरेख आपको दिया गया है, कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर ठोस, कॉपर पॉजिटिव टू 1 मोलरता और Ag पॉजिटिव 1 मोलरता Ag ठोस H। ये आपको एक सेल आरेख दिया गया है। और क्या दिया है, और आपको दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव Cu पॉजिटिव टे Cu इज इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट, और मानक इलेक्ट्रोड विभव Ag पॉजिटिव 2 से Ag बराबर प्लस का 0.80 वोल्ट। ये लीजिए। तो अब ये जो सेल बना है, इस सेल का आपको क्या करना है, ये जो सेल बना हुआ है, इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या, इतना डाटा आपको दिया जाएगा। कई बार वो घुमाने फिराने के लिए क्या करेगा, आपको सेल का भी बता देगा, ये बता देगा, इसका पूछ ले। 3 ही तो मान होंगे, 2 आपको दिए जाएंगे, पूछेगा वो आपसे। कर सकते हैं सवाल इसे, बिल्कुल बहुत आसान है। कैसे आसान है, यहां से देखिएगा आप। तो पहले तो ये आपको क्या दिया हुआ है, सेल आरेख दिया हुआ है। इस सेल आरेख में देखो, जो लेफ्ट साइड लिखा है ये क्या होगा, ये होगा एनोड, और जो राइट साइड लिखा है ये क्या होगा आपका कैथोड। एनोड ये है कॉपर, तो देखो कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बस इसे चेक कर लेना, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है आपको। कैथोड है, कैथोड का भी देखो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है आपको। तो ये एनोड, ये कैथोड, अपने आप पता लग गया आपको, वहां से देखते हैं। अब आपको सेल चाहिए, तो सीधा आप क्या करोगे, सीधा कहोगे कि सर हमें पता है सेल का मानक विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर क्या होता है, बराबर होता है सीए करना है, बोले तो कैथोड माइनस क्या करना है, एनोड करना है। सेल बराबर कैथोड कौन है यहाँ पर, कैथोड जो है वो कैथोड ये है, तो कहोगे ई नॉट Ag पॉजिटिव 2 से Ag माइनस क्या करना है, ई नॉट Cu पॉजिटिव 2 से C। Ag पॉजिटिव से Ag, कैथोड, कैथोड का विद्युत वाहक इलेक्ट्रोड विभव कितना है कैथोड का, तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है 0.80 माइनस एनोड का, एनोड कॉपर है, कॉपर का कितना है 0.34 वोल्ट। अब 80 से उसको घटा दीजिए, वहां उल्टा था, वहां वो माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन वो तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, और बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये तो दोनों घटाने पड़ेंगे। इसको इसमें से घटा दीजिए, तो इसको इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो आपकी बुक में होंगे। वो क्या करेगा, वो कई बार आपको ऐसा उल्टा भी कर देगा। क्या करने वाला है, देखो वो क्या करेगा, यहां पर देखना है आपको, यहां पर कंपटीशन की बता रहा हूं, कंपटीशन में क्या करेगा, वो ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे दे देगा। अब ऐसे देने का मतलब क्या हुआ, उसने यहां से कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, और यहां से उसने क्या कर दिया, जो चांदी है ना सिल्वर वाला, इसका अपचयन नहीं दिया, इसका उसने ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड विभव दे दिया आपको। तो आपको क्या काम में लेना है, हमेशा अपचयन वाला काम में लेना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से इसे बदलना पड़ेगा, और बदल के क्या लिखोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन से वाला दिया है उसने, ऑक्सीकरण वाला, हमें अपचयन वाला चाहिए, तो Ag पॉजिटिव 2 से Ag वाला चाहिए। तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है, बस। अब फिर उसको सॉल्व कर लो, ये भी अपचयन वाला आ गया, ये भी अपचयन वाला आ गया, ये एनोड कैथोड है ही, सॉल्व कर। ठीक है, चलो
ये आपके पास हो गया है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। किसकी सहायता से? ये तो हमने गणितीय रूप से ज्ञात कर दिया है। अब प्रायोगिक रूप से कैसे ज्ञात किया जाए? तो देखो, आपने जो सेल बनाया, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सेल बनाया हुआ था जिंक कॉपर का मिला करके, इस सेल का प्रायोगिक रूप से आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब देखो, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात नहीं करते, याद रखना है, वोल्ट मीटर से ज्ञात नहीं करना। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है, ये वोल्ट मीटर तो क्या बताता है? ये तो विभवांतर बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। आपको पता है, पहली क्लास में पढ़ा है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों में अंतर होता है। हमें सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए, तो हम वोल्ट मीटर से ज्ञात नहीं करेंगे, तो फिर किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? तो तुम्हें याद रखना है, सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक रूप से हम वोल्ट मीटर से ज्ञात ना करके बल्कि किससे ज्ञात करते हैं? विभव मापी से ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? विभव मापी या पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ज्ञात करना है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ज्ञात करते हैं। विभव मापी जो होता है, ये विभव मापी तो किसके ऊपर आधारित होता है? पोंडेगार्ड। विभव मापी जो होता है ये तो किसके ऊपर आधारित होता है? पोंडेगार्ड सूत्र पर आधारित। पोगेंडार्प का जो संपूरक सिद्धांत है, उस संपूरक सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है ना? क्या होता था वहां पर? तो ये पूर्ण तरीके से जो विभव मापी है ना, पोटेंशियोमीटर, ये पूरा का पूरा किसका टॉपिक बन गया है? फिजिक्स का टॉपिक बन गया है। फिजिक्स में आपका इसका प्रैक्टिकल भी है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी नॉन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये मेनली फिजिक्स का है, तो आप उसे वहां पर ज्यादा बेटर पढ़ोगे। यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन के रूप में समझिए क्या होता था विभव मापी में। विभव मापी कुछ इस तरीके का बना होता था, यहाँ से आपके पास एक सेल होता था, ये यहाँ से मीटर लगा होता था। अब आपको क्या करना है? विभव मापी के अंदर ये जो पोगेंडार्प संपूरक सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है इसके लिए आपके पास में पहले से एक मानक सेल तो पता होना चाहिए। एक सेल है जिसका ईएमएफ तुम्हें पहले से पता होगा। यहां पर आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और फिर यहां से जॉकी होगी आपकी, उसको इसके ऊपर लगा करके इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो आपको जीरो विक्षेप जो है वो आपको तय कर लेना है। तो जितने पर जीरो विक्षेप आ जाए वो दूरी यहां से आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है? इसी के साथ में आपका ये जो आपका सेल था, अज्ञात जो सेल था, वो सेल लगाएंगे। इसको किससे जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर से। फिर इसे इस मीटर ब्रिज के ऊपर आपको क्या करना है? इधर उधर लगा करके, और गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो विक्षेप कितना ज्ञात करना है? जीरो ज्ञात करना है। वो दूरी आ जाएगी। ठीक है ना? अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो तुम्हारे पास सेल था, इसको मैं क्या कह दूं? ES, इसको मैं कह दूं EX। ठीक है? ये जो दूरी थी ये L, और ये जो दूरी है ये कौन सी है? ये है आपकी P। तो सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि ये जो ES है, ये ES जो पहले वाला मानक जो सेल है, इस मानक सेल को लगाने पर जो यहाँ जो दूरी होगी वो इसके विद्युत वाहक बल के समानुपाती होगी। बराबर क्या आ जाएगा? ES बराबर कोई कांस्टेंट KL आ जाएगा। ठीक है? और जब तुमने अज्ञात सेल लगा दिया है तो फिर शून्य विक्षेप लाने के लिए जो यहाँ मीटर ब्रिज के ऊपर जो दूरी होगी वो दूरी मान लीजिए P है, तो जो EX है ये किसके समानुपाती होगा? P के समानुपाती होगा। तो EX बराबर KP आ जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा? ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों के एक दूसरे में भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा? ES बराबर KL, और बटा में क्या आ जाएगा? PX बराबर KP, K से K कट जाएगा। क्या आ गया आपके पास में? आपके पास आ गया है ES बटा EP बराबर L/P। अब यहां से आपको कौन कौन सी चीजें पता है? ES आपको पता होगा क्योंकि ये आपका एक पहले से मानक सेल आपको यहां पर लगाना है जिसका कि विद्युत वाहक बल पता हो। ठीक है? ये आपका अज्ञात सेल है EX, अज्ञात। ठीक है? L ये दूरी आपने पहले ज्ञात की हुई है, ये सेल लगाने के बाद दूरी ज्ञात हो गई है, तो यहां से ये तीनों मान आपके पास होंगे। बताओ EX अज्ञात जो सेल था उसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरीके से विभव मापी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? पोगेंडार्प का जो संपूरक सिद्धांत है उसकी हेल्प से अज्ञात जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ एक परेशानी है। क्या परेशानी है? यहाँ पर जो तुम्हें सेल लगाना है, जो मानक सेल आपको लगाना है, जिसका कि विद्युत वाहक बल तुम्हें यहाँ पर पता हो, वो सेल एक मानक सेल होना चाहिए। और यहाँ पर कौन सा सेल लगाया जाता है? तो बस ये तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि जब हम विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, तो आपको यहाँ एक पहले से ज्ञात सेल लगाना पड़ता है, और वो जो सेल पहले से ज्ञात वाला आप लगा रहे हो वो एक मानक सेल होता है। और कौन सा सेल यहाँ पर लगाया जाता है? तो याद रखना है, यहाँ पर मानक वेस्टर्न सेल लगाया जाता है। कौन सा सेल काम में लिया जाता है? मानक वेस्टर्न सेल काम में लिया जाता है। यहाँ जो सेल लगाया गया, पहली बात वो मानक क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो विभव मापी में जो आपने सेल लगाया है वो सेल आपका मानक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मानक? ये वाला जो सेल है ये मानक होना चाहिए। मानक क्यों होना चाहिए? क्योंकि कारण सुनना, मानक होने के लिए, क्योंकि अगर ये सेल मानक होगा ना तो इससे स्थिर वोल्टेज मिलेगा, स्थिर विद्युत वाहक बल इससे प्राप्त होगा। इसका जो वोल्टेज है वो घटे बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज स्थिर वोल्टेज मिलेगा। तीसरी चीज, मानक अगर सेल है तो इसमें होने वाली क्रिया पूर्ण रूप से कैसी होगी? उत्क्रमणीय क्रिया होगी। इसमें होने वाली क्रिया पूर्ण रूप से कैसी होगी? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल क्रिया होगी। और तीसरी चीज, इसका जो ताप गुणांक है वो ताप गुणांक कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। अर्थात अगर आप जब ये प्रयोग करो उस समय ताप बदल भी तो सकता है। अगर आप सर्दियों में प्रयोग कर रहे हो तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, और गर्मियों में कर रहे हो तो यही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। भाई ताप बदल गया ना, तो ताप बदलने पर इसका विद्युत वाहक बल बदल जाएगा, लेकिन इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। अर्थात अगर ताप बदल जाए तो भी इसके विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं आता या नगण्य परिवर्तन होता है। ऐसा मानक सेल आपको यहाँ पर काम में लेना है, या मानक सेल जो है उसकी ये विशेषताएं होती हैं। और इन विशेषताओं वाला जो सेल आप यहाँ पर लगाओगे वो कौन सा सेल लगाओगे? मानक वेस्टर्न सेल आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मानक वेस्टर्न सेल। तो सेल का विद्युत वाहक बल हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, गणितीय रूप से जिसमें आपको मान दिए जाएंगे, डाटा आपको पास में होंगे, उससे ज्ञात करेंगे। और प्रायोगिक रूप से हम कैसे ज्ञात करेंगे? वोल्ट मीटर की सहायता से नहीं बल्कि विभव मापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। विभव मापी जो है ये पोगेनडार्फ का संपूरक सिद्धांत उस पर आधारित होता है। उसके अंदर आपके पास में दो सेल होने चाहिए, एक का आपको पहले से विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, दूसरे का हम तुलना करके ज्ञात कर लेते हैं। अब पहला जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल पता हो, वो जो सेल हो एक मानक सेल होना चाहिए। क्या विशेषता होगी मानक सेल की? क्योंकि मानक सेल जो होता है उससे स्टेबल वोल्टेज मिलता है, स्थिर विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। दूसरा, उसमें होने वाली क्रिया पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय होती है। और तीसरा, उसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। अर्थात ताप को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसा सेल कौन सा लगाना है? ऐसा जो सेल हम लगाते हैं वो लगाते हैं मानक वेस्टर्न सेल। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम मानक वेस्टर्न सेल के बारे में। मानक वेस्टर्न सेल किस तरीके का होता है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो ये कुछ इस एच तरीके के आकार का पात्र होता है, यहां से खुला है तो इसमें यहां से हम भर सकते हैं। यहाँ नीचे दो प्लेटिनम की तार लगी रहती है। इसमें क्या करना है? एक तरफ क्या भर देते हैं? यहां पर हम भरते हैं कैडमियम और मरकरी दोनों को मिला के जो अमलगम बनेगा वो भर देते हैं। इसके ऊपर क्या भरते हैं? इसके ऊपर भर देते हैं ठोस। क्या भरते हैं? ठोस भरते हैं कैडमियम सल्फेट। ठीक है। इधर क्या भरना है? इधर यहां नीचे तो भरते हैं थोड़ा सा मरकरी, और ऊपर क्या भरते हैं? ऊपर भरते हैं मरकरी और साथ में Hg2SO4 दोनों का पेस्ट। और उसके ऊपर क्या भरते हैं यहां पर? तो देखो यहां पर तो दो ही लेयर होती है, यहां पर तो दो ही लेयर होती है, जबकि यहां पर 3 लेयर होती है। नीचे मरकरी होता है, उस मरकरी के ऊपर क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का
पेस्ट, और उसके ऊपर जो यहां पर भरना है वो भरना है आपको यही कौन सा, ठोस कैडमियम सल्फेट। ये लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस पूरे के अंदर विलयन भर देते हैं। कौन सा विलयन भरना है, इस पूरे में मर्क्यूरिक सल्फेट का संतृप्त विलयन। ये लीजिए, ये जो आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड बन गए, इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये जो आपके पास बन गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, मानक वेस्टर्न सेल कहते हैं। ये हो गया है मानक वेस्टर्न सेल। इसमें ये जो राइट साइड वाला सिरा होता है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एनोड की तरह, और ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, कैथोड की तरह। अब इस सेल को हम क्या करते हैं, यहां से उठा करके, और वो जो हमारा विभव मापी होता है, उस विभव मापी में यहां पर लगा देते हैं। यहां हमारा अज्ञात सेल होता है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके, और फिर वो दूरियां ज्ञात कर लेते हैं, और फिर सूत्र लगा करके हम अज्ञात जो हमारा सेल था उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया है विद्युत वाहक बल का मापन, गणितीय रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो, ये जो सेल हमने बनाया हुआ है, उस सेल का जो विद्युत वाहक बल, जो कि हमने अभी यहां पर गणितीय और प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया है, उसका गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ में क्या संबंध